Students, welcome back in new lecture. Today we are going to start most important chapter, that is the cellular respiration. In NCERT book, this cellular respiration given respiration in plant. तो ये रेस्पिरेशन प्लांट के नाम से एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज लेक्चर में हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, जो याद करने वाला पोर्शन है पहले हम उसको करेंगे आज, ठीक है। और जहाँ ट्रिक चाहिए, कुछ ट्रिकी पोर्शन है या फिर जहाँ पर थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज हम करते हैं, इसमें मेन जो चीज होती है ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मैच द करेक्ट आंसर विद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आपको कॉलम फर्स्ट दिया है, ये आपको कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है, इसमें कुछ आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दिए हैं और यहां पर दिए हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आपको मैच करके दिखाना है कौन किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है। रेस्पिरेशन में जो सबस्टेंसेस यूज होता है, जिस सब्सटेंस के कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी देने के लिए, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और आपको पता है एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन आता है कि इसका सीक्वेंस बना के दिखाओ। तो रेस्पिरेशन में पहले यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है दूसरा नंबर आता है फैट का आता है, और अगर फैट भी कंज्यूम हो गया तो फिर लास्ट नंबर पे आता है प्रोटीन। और जब प्रोटीन भी कंज्यूम हो जाता है, रेस्पिरेशन के लिए कुछ नहीं बचता, तो फिर हमारी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो शुगर के पेशेंट में, जो शुगर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें यही जो है फिनोमेना चलता है। पहले उनकी बॉडी का जो है कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसके बाद उनका फैट यूज होता है और उसके बाद उनका प्रोटीन भी यूज हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर रेस्पिरेशन 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे हमने आपको बताया भी था। अगर इसमें प्रोटीन है तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और अगर फैट या कार्बोहाइड्रेट है तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। देखिए यह सिंपल रेस्पिरेशन, देखो इसमें सिंपल रेस्पिरेशन नाम दिया है, सिंपल रेस्पिरेशन नाम दिया। तो आपको पता है सिंपल रेस्पिरेशन में कौन यूज होता है। सिंपल रेस्पिरेशन में वैसे तो ग्लूकोज यूज होता है, C6H12O6 यूज होता है, लेकिन C6H12O6 आता कहां है, वो स्टार्च के टूटने से आता है। तो इसका मैच किससे हो गया, ये यहां पर मैच हो गया, ठीक है। ये यहां पे हो गया रेस्पिरेशन स्टार्च। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तो आप जानते, मैंने आपको बताया भी था कि जब कार्बोहाइड्रेट अगर यूज हो, कार्बोहाइड्रेट अगर यूज होता है रेस्पिरेशन में, तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो ये यहां से आ गया इसका आंसर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन यहां पर लैक्टोज का यूज करेंगे, ये करेगा लैक्टोज, ठीक है। और ये एक्चुअली बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बैक्टीरिया में होता है। और प्रोटोप्लाज्मिक तो आप जानते हैं, अगर प्रोटीन यूज होता है, प्रोटीन अगर यूज होता है तो इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया है, और ये इससे मैच हो गया, और ये इससे मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये नहीं कि टफ ही आते हैं, इजी भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस का सही सीक्वेंस बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये फॉस्फेनोल पाइरुवेट है, दिस इज द 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब आपको इसका सही सीक्वेंस बताना है कि क्या सीक्वेंस इसका सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो उसका सीक्वेंस ही बनता है। मैं आपको एक बार याद कराता हूं वो सीक्वेंस क्या था। देखिए सबसे पहले था ग्लूकोज, उसके बाद था ग्लूकोज 6 फास्फेट, उसके बाद था फ्रक्टोज 6 बाइफास्फेट, उसके बाद क्या था वहां पर, फिर वो 2 कंपाउंड में टूट गया था। एक कंपाउंड का नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और साइड में एक कंपाउंड आता डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो गया था, जिससे बन गए थे वहां 2 मॉलिक्यूल बन गए थे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल बन गए थे। अब यहां क्या हुआ था, यहां जो है क्योंकि वो एल्डिहाइड था,
अब एल्डिहाइड का यहाँ हुआ था रिडक्शन, क्या हुआ था यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इससे क्या हुआ, वो बन गया, नहीं ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि H निकलेगा ना यहाँ से, H का निकलना कहलाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो उससे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद वो क्या बन जाएगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, उसके बाद में वो क्या बन गया था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया था, और लास्ट में फिर वहां से क्या बन गया था, पायरुविक एसिड बन गया था। तो स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता, आप जो है स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप याद कर लेंगे तो एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है। तो देख ले क्या स्टेप बनेगा। देखिए सबसे पहले था ग्लूकोज, ग्लूकोज तो यहाँ नहीं है। उसके बाद था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट सब में है, यानी कि यहाँ हो गया। उसके बाद ये बन गया था फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, वो भी नहीं है। उसके बाद बन गया था फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, वो भी नहीं है। उसके बाद बन गया था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एल आप जानते हैं ना, एल्डिहाइड होता है। तो बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ एल नहीं है, यहाँ एल नहीं है, यहाँ एल नहीं है, ये एसिड है। तो एक्चुअली हम इसी से निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। उसके बाद में क्या आता है 1,3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आता है, वो तो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या आता है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। फिर आता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो यहाँ पर है। और उसके बाद में हम यहाँ से मैच कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस तरह के जो है क्वेश्चन याद करें, जो याद करने वाला क्वेश्चन तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ट्रिक की बात है वहां आपको ट्रिक बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कुछ आपसे पूछेगा साइट के, बताओ क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, बताओ जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ चलता है, और बता दी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ चलती है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो याद हो चाहिए आपके। तो आपको पता है रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे। सबसे पहला था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है बता दिए। ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, वो साइटोप्लाज्म में चलता है। और आपको पता है साइटोप्लाज्म चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, वो तो जो है कॉमन होना है। यानी कि अगर बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कर रहा है, चलो एनारोबिक ही कर रहा है, तो उसमें भी क्या होना है, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस तो होना है, जो उसके साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल, तो आप जानते हैं कहां चलता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और उसके बाद जो मेन स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो तो आप जानते हैं कहां चलती है, वो चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलती है, जहां पर F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको मैच करें तो बताइए क्या मैच हो जाएगा, बताइए। ग्लाइकोलिसिस, तो हम देखते हैं ये किससे, ये आ गया हमारा ग्लाइकोलिसिस नंबर 1। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस आपको पता है, ये तो हमने बता दिया, ये यहाँ चलेगा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट पे चलेगा। और आपको पता है अगर कोई प्रोकैरियोट्स है तो उसमें भी साइटोप्लाज्म होना है। तो एक्चुअली फर्स्ट के 2 आ जाएंगे, फर्स्ट के साथ ए भी आ जाएगा और फर्स्ट के साथ ई भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस के साथ में 2 मैच होंगे, एक ये मैच हुआ और एक ये मैच हुआ, ठीक है। फिर है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आप जानते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। है कोई ऑप्शन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, है कोई क्वेश्चन, हाँ ये आ गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आ गई है। तो 2 का क्या आ जाएगा बता दिए, 2 का आ गया हमारे पास में, 2 का आ गया C, 2 का C आ गया, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये 3 का आ गया B, तो बेटा यही आंसर आ गया। क्योंकि एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ देंगे, वैसे भी ऑप्शन में है नहीं, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने याद करने हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद ही करना पड़ेगा आपको इसको। मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। देखिए ये कॉलम फर्स्ट में क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज साइटोक्रोम
BC1, साइटोक्रोम A3 और भाई ATP सिंथेज। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्चुअली क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो कैरियर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आते हैं और उनको आपने जो है उसका नाम याद करना नंबर के हिसाब से कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन है, कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन है, कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन है, इस तरह में याद करना है। तो याद ही करना पड़ेगा इसमें। तो आपको पता है हमने भी कहा था आपको, ये NADH डिहाइड्रोनेज आप जानते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, स्टार्टिंग में ये आता है ना, ठीक है। तो इसका मैथ किससे करेंगे हम, ये आ गया यहाँ, ये यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। NADH डिहाइड्रोनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हुआ, ठीक है, बिल्कुल याद करना आपने, ठीक है। और साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम, तो ये सेकंड में आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आता है सेकंड में। तो सेकंड कहाँ है, सेकंड दिखाई दे रहा आपको, तो ये साइटोक्रोम BC1 कहाँ होता है। चलो कोई नहीं, हम अगर नहीं आता तो हम पहले नेक्स्ट देख लेते हैं। तो साइटोक्रोम B3 तो होगा, तो मुझे याद ही है बिल्कुल, ये तो मुझे पता है। तो NADH ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, हम जानते हैं। अब ये साइटोक्रोम BC बनाया तो ये हम जानते हैं, हमने लिखवाया भी था आपको, ये आ गया हमारा साइटोक्रोम थर्ड होता है। साइटोक्रोम A3 तो लास्ट में होता है, आप जानते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ आ गया। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला अलग से ही पूछ लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला आपसे अलग से ही पूछ सकते हैं कि ATP सिंथेटेज है कॉम्प्लेक्स 4, तो ये यहाँ पर फिफ्थ, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने याद करने हैं। अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं पहले, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, which of the following is the correct sequence of Krebs cycle? Isocytric acid, oxalosuccinic acid, alpha ketoglutarate acid, oxalosuccinic acid, isocytric acid, alpha keto acid, alpha keto। तो ये हमने सीक्वेंस लगा के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा। क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना बड़ा क्रेब्स साइकिल है उतना बड़ा सीक्वेंस एग्जाम में नहीं आता है, 3 या 4 स्टेप्स ही जो हैं आते हैं। लेकिन वही बात हो गई, हमारे अगर याद रहेगा तो हम उसको कर सकते हैं। इसकी ट्रिक्स, याद करने की ट्रिक्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी फिलहाल इसको याद करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के कॉम्बिनेशन से वो स्टार्ट हो जाता है और बनता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद में वो बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है। उसके बाद में वो सिस एकोनिटिक एसिड बन जाता है। उसके बाद में वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन जाता है। उसके बाद में क्या है वो सक्सिनाइल, उसके बाद वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाता है। उसके बाद वो बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाता है। उसके बाद वो सक्सिनिक एसिड बन जाता है। उसके बाद वो बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। उसके बाद वो बन जाता है मैलिक एसिड। उसके बाद वो फिर से OA वापस आ जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। तो हमें देखना है क्या सीक्वेंस फिट हो रहा है यहाँ पर। सिट्रिक एसिड तो नहीं दिया, सिट्रिक के बाद क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना। उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना। तो आपने याद करना, अल्फा कीटो जो है वो 5th नंबर पर आता है। तो 5th नंबर तो काफी दूर हो गया, ठीक है। तो बताओ स्टूडेंट क्या इसमें होगा, बताइए, सोच के बताइए कौन सा आंसर आ सकता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, वो तो खैर है नहीं यहाँ पर, और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो ये सीक्वेंस मुझे मिल गया, ये सीक्वेंस मुझे मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट आ गया है। आप इसको याद करें क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल का। और नेक्स्ट में तो हमें याद करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, ऑल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस, ठीक है।
तो यहां पे याद करना पड़ेगा आपको कि एटीपी सिंथेटेज मतलब समझ गए हम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बारे में पूछ रहा है, तो वो पूछना चाह रहा है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसकी भी आपको ट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, फिलहाल आपने याद करना है। सबसे पहले होता है साइटोक्रोम बी होता है, फिर BCA याद कराता है, BCAA3 हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले साइटोक्रोम बी होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद A होगा, BCA, उसके बाद A होगा, फिर उसके बाद A3 होगा। तो ऐसा कोई सीक्वेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर BCA3 वाला कोई सीक्वेंस है यहाँ पर? हाँ ये है, तो ये हमारा आंसर ये आ गया है। ठीक है, BCAA3। आपने एक क्वेश्चन और याद करना है, एग्जाम में अलग से आता है कि जो टर्मिनल है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो बताइए क्या होता है। तो टर्मिनल आपके समझ में आ गया, टर्मिनल होता है ये A3 होता है। ठीक है, टर्मिनल कौन होता है? टर्मिनल होता है A3, लास्ट में कौन आता है? A3, और इसका नाम भी पूछता है, इसका नाम होता है टर्मिनल ऑक्सीडेज। क्या होता है? इसका नाम होता है टर्मिनल ऑक्सीडेज। और ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन भी होता है। क्या होता है? आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है, दोनों में होते हैं। ठीक है, जो और साइटोक्रोम है उसमें सिर्फ आयरन होता है, लेकिन A3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A3 के ऊपर 3 क्वेश्चन ने आपको बता दिए। इसका नाम है टर्मिनल ऑक्सीडेशन और इसमें आयरन और कॉपर होता है। और एक क्वेश्चन आपको और याद करना है, जब साइनाइड पॉइजन का जो इफेक्ट होता है वो A3 पर ही होता है। ठीक है, मतलब साइनाइड पॉइजन का जो इफेक्ट होता है वो A3 पे ही होता है। यहां से स्टूडेंट एक क्वेश्चन और याद करना, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन सीधे कहां जाएंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे, कहां जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे। फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और वो बन जाएगा वाटर। इस बात को हम कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको हम? इस बात को हम कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपी बनते हैं उसका एक अलग से नाम याद करना, उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अगर एटीपी बनते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह क्वेश्चन हमें याद करने पड़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 2 molecule of glucose enter the aerobic respiration then Krebs cycle will run 1 time, 2 time, 4 time या 12 time। ठीक है, तो पहले तो आपने याद करना है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहां क्रैब साइकिल अपने आप चलना है, तो आपने याद करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, आप जानते भी हैं कि ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल जो है जब ग्लाइकोलिसिस करता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से क्या बनता है? वो क्या बनता है? कोएंजाइम ए बनता है, वो भी 2 बनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो भी 2 बनते हैं। लेकिन आपको ये पता है ना, जब क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है तो उसका एक ही मॉलिक्यूल एंटर करता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ही जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई, या आपने याद भी करना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं तो क्रैब साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। कितनी बार चलना पड़ेगा? क्रैब साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए क्रैब साइकिल 2 बार चलता है, लेकिन यहां आपको क्या दिया? 2 मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है जब एक के लिए 2 बार चलता है तो 2 के लिए चलेगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए जो है क्रैब साइकिल को जो है 4 टाइम चलना पड़ेगा। है कोई ऑप्शन? हाँ, ये आ गया ऑप्शन, ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, which of the following is the correct in term of molecule if pyruvic acid? देखिए यहां ध्यान दीजिए, if pyruvic acid is completely oxidized in aerobic respiration। अगर पाइरुविक एसिड जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए, पाइरुविक एसिड जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल जाए, क्रैब साइकिल चल जाए, तो बताइए कितने बनेंगे NADPH, कितने बनेंगे FADH2 और कितने बनेंगे CO2। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आपने इसका याद करना स्टार्टिंग कहां से हो रही है। ठीक है,
आपने इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है। एक तो ध्यान देना है स्टार्टिंग कहां से पूछ रहा है, क्या ग्लूकोज से पूछ रहा है या पायरुविक एसिड से पूछ रहा है या एसिटाइल कोएंजाइम से पूछ रहा है, तो हमने स्टेप वहीं से उठाना है। और एक बात और नोट करने की है कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग हो रही है। अगर एक मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग है तो आंसर अलग आ जाएगा, अगर दो मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग हो रही है तो आंसर अलग आ जाएगा। हालांकि उसने कहा, देखो यहां उसने मेंशन नहीं किया, उसने कहा इफ पायरुविक एसिड। देखो उसने कहा कि भाई इफ पायरुविक एसिड, तो यहां उसने मॉलिक्यूल को मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब हम यहां अपने आप एक मान लेंगे। ठीक है, हम यहां एक मान के चलेंगे, क्योंकि यहां ऐसे नहीं लगाया हमने, तो हम मान के चलेंगे कि हमने स्टार्टिंग कहां से करनी, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से स्टार्ट करनी है। तो ठीक है, आप तो समझ में आ गए हमारे, यानी कि एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का जब जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा तो बन जाएगा एक एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, तो फिर वहां आपको पता है ना कि जब क्रेब्स साइकिल एक बार चलता है तो क्या होता है, तीन तो बनते हैं NADH, एक बनता है FADH, ठीक है, और दो जगह होता है डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब दो जगह निकलती है CO2, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्टिंग करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, हमने स्टार्ट करनी है पायरुविक एसिड से। तो आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, पायरुविक एसिड पहले जब एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा तो वो क्या काम करेगा, वो करेगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, जिससे क्या बनेगा, एक बनेगा NADH और एक निकलेगा CO2। यानी कि एक NADH कहां से कहां बन गया, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ और एक CO2 वहां बन गया। और क्रेब्स साइकिल में तीन बनते हैं NADH, तो तीन बने वहां से और एक बना इधर से, तो चार हो गए। ठीक है स्टूडेंट, और याद करो FADH तो एक ही बनता है, ठीक है, FADH तो एक ही बनता है। और याद करेंगे क्रेब्स साइकिल में दो जगह होता है डिकार्बोक्सिलेशन, दो जगह होता है डिकार्बोक्सिलेशन होता है वहां पर। तो यानी कि कुल मिला के बात क्या हुई, तीन वहां से आए, एक वहां से, तो चार हो गए NADH। FADH तो एक ही रहा, और क्रेब्स साइकिल में दो जगह निकलता है CO2 और एक जगह कहां निकलेगा, जब पायरुविक एसिड जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कहां एंटर करेगा, जब वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ये फर्स्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लर्न करना पड़ेगा। तो एक मिनट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी हम इसको रब करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते कौन सा इसमें करोगे। ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज बाय द एक्शन ऑफ इन्वर्टेज। ये तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है ना प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर जो है फूड सुक्रोज की फॉर्म में चलता है। तो उसको ग्लूकोज में चेंज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी जो है उसको सुक्रोज से ग्लूकोज में चेंज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसे कहते हैं इन्वर्टेज। तो ये तो ठीक हुआ, हमें एक्चुअली बताना है, इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट, अल्कोहल फर्मेंटेशन अकर इन ईस्ट, ये तो हम जानते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर होता है, आप जानते हैं। इसमें आपको पता है वो CO2 निकलती है। एसिटाइल कोएंजाइम A is the key product of the glycolysis। चलो इसको हम एक बार रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज द EMP पाथवे। हाँ ये तो पता ही है, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था E से एमडेन, एक का नाम था M से मेयरहॉफ और एक का नाम था P से पार्नस। तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का एक नाम होता है एम्फिबोलिक पाथ, इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे भी कहते हैं। तो ये हमारा ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता है। ये तो जब पायरुविक एसिड जो है बनता है उसके बाद एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उससे जो है ये बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद करना, जो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है इसे कहते हैं लिंक कंपाउंड,
इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेटवे स्टेप भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड इन द प्लांट ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो प्लांट में 40 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम हो रहे हैं, बताइए कितने एटीपी बनने वाले हैं। पहले तो आपने याद करना है, बहुत ध्यान सुनना, अगर तो कोई सेल प्रोकैरियोट है उसमें बनते हैं 38 एटीपी। कितने बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। लेकिन अगर कोई सेल यूकैरियोट है, यूकैरियोट अगर कोई सेल, प्लांट तो यूकैरियोट हो गया ना, अगर प्लांट की कोई सेल जो कि यूकैरियोट होती है उसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनते हैं 36, ठीक है। तो प्रो में बनते हैं 38 और यू में बनते हैं 36। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको 36 से क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर बनाइए, आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ए 6 कार्बन कंपाउंड। मैंने बताया था आपको सिट्रिक एसिड कहते हैं इसको, बाय द एक्शन बिटवीन। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि क्रेब्स साइकिल किससे स्टार्ट होता है। क्रेब्स साइकिल जो है एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एक होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड, उसे कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन क्या करते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और एक 6 कार्बन वाला 4+2 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें होते हैं 4 कार्बन और इसमें होते हैं 2 कार्बन, तो 6 हमारे पास में आ गया यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 को रिमूव करना, और ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीडेशन हो जाना। अब वो चाहे ऑक्सीजन को जुड़ने से हो या H के निकलने से हो, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। याद करो स्टूडेंट, जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है ना, फिर वो पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और वहां जाके उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है। एंजाइम का नाम भी होता है पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। वो वहां से CO2 निकाल देता है और H को निकाल देता है, और H को कौन रिसीव कर लेता है, NADH को रिसीव कर लेता है और NADH बन जाता है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन उठाया है। एक लेक्चर हम इसका और बनाएंगे, इसमें हम आपको थोड़ा ट्रिक्स वाली बात बताएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक्स ही काम करेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है हम अलविदा कहेंगे, ठीक है, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।